और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ओडिशा से है। ओडिशा के भद्रक में दुकानदार की हत्या कर दी गई। ग्राहक ने दुकानदार की हत्या की है। मात्र 40 रुपए के लिए झड़प हुई थी और उसके बाद ओडिशा के भद्रक में ग्राहक ने दुकानदार की हत्या कर दी। मात्र 40 रुपए के लिए विवाद शुरू हुआ था और 40 रुपए के विवाद में दुकानदार की हत्या कर दी गई। ग्राहक ने दुकानदार की हत्या कर दी। मामला ओडिशा का है, जहां पर आप भद्रक में ये वारदात की खबर जान रहे हैं। 40 रुपए के लिए झड़प हुई थी। उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से परिजन रो रो कर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ओडिशा की ये तस्वीर है, भद्रक का ये मामला, जहां पर ग्राहक और दुकानदार के बीच 40 रुपए मात्र को लेकर एक झड़प शुरू हुई और झड़प का अंजाम ये रहा कि ग्राहक ने दुकानदार की हत्या कर दी। और ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ पर इस तरह की वारदात सामने आई हो। बड़ी बात यह है कि 40 रुपए के लिए किसी की जान ले ली गई। ग्राहक ने दुकानदार की हत्या कर दी। दोनों के बीच 40 रुपए के लिए झड़प हुई और उसके बाद ओडिशा के भद्रक में इसी दुकानदार की ग्राहक ने मात्र 40 रुपए के लिए हत्या कर दी। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देखिए किस तरीके से परिवार वाले बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से अखबारों के पन्ने हम पलटाएंगे और एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। फिर से राष्ट्रपति बनने पर पुतिन को पीएम मोदी ने बधाई दी है। राजनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर काम करेंगे, ये पीएम मोदी के द्वारा कहा गया है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से हर समस्या का समाधान है, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। इसके पहले भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि संवाद से समाधान का रास्ता निकलता है। और देखिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। आप बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये तमाम बड़ी बातें कही गई। और आप ये एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया कि राजनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर हम आगे और काम करेंगे। डायलॉग और डिप्लोमेसी से हर समस्या का समाधान है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की है। पीएम मोदी ने वॉर जोन में जल्द शांति की अपील की। यूक्रेन को मानवीय सहायता देता रहेगा भारत, ये बात प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर। भारत और यूक्रेन की साझेदारी को मजबूत करने पर बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट भी एक्स के माध्यम से रिएक्शन उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑन स्ट्रेंथनिंग द इंडिया यूक्रेन पार्टनरशिप। और इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच में, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, युद्ध लगातार जारी है और शांति की बात, शांति की अपील करते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने पहले भी कहा था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि ये युग फिलहाल वॉर का नहीं है। ये बात पीएम के द्वारा कई बार कही जा चुकी है और एक बार फिर से मानवीय मदद की सहायता का हाथ आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के माध्यम से ये ट्वीट किया है। अमर उजाला की बात करें तो हेडलाइन, रूस यूक्रेन युद्ध रोकें, बात करें और भारत शांतिपूर्ण हल निकालने के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी की हेडलाइन। और पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को 5वीं बार चुने जाने की बधाई दी और फिर उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। ये ट्वीट भी हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ते प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे से जुड़ी हुई जानकारी, जिसका जिक्र अखबारों में किया गया। उनका भूटान दौरा टला। भूटान में चूंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस खराब मौसम की वजह से जो दौरा है वो टला है, ये खबर मिल रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव की इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में वो एडमिट है। पिछले 4 हफ्तों से गंभीर सर दर्द से वो पीड़ित थे, जिसके बाद उनको अपोलो में एडमिट कराया गया और उनकी इमरजेंसी में सर्जरी भी करानी पड़ी। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट किया है, स्पोक टू सदगुरु जी एंड विश्ड हिम गुड हेल्थ एंड अ स्पीडी रिकवरी। आप देखिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनकी जल्दी रिकवरी को लेकर पीएम मोदी का ये ट्वीट है। और देखिए सदगुरु के फॉलोअर्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं और ऐसे में उनको क्योंकि लगातार सर दर्द की परेशानी चल रही थी। सर दर्द के साथ ये भी बताया जा रहा है कि सर्जरी डॉक्टर्स के द्वारा इसलिए की गई, वेंटिलेटर पर डाला गया क्योंकि उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। हालत बेहद गंभीर है और उसके बाद उनकी सर्जरी की गई। हालांकि ये जो वीडियो दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सदगुरु नजर आ रहे हैं जो कि अपनी सर्जरी के बाद बहुत ही मजाकिया अंदाज में और एक पॉजिटिव अंदाज में नजर आए। उनके द्वारा कहा गया कि मेरी ब्रेन सर्जरी की
गई है। डॉक्टर्स को कुछ नहीं मिला, उन्होंने पैच लगा दिया और एक बहुत मजाकिया अंदाज में अपने पॉजिटिव बिहेवियर के लिए वो जाने जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के लिए वो जाने जाते हैं, और वही एक बार जिक्र उनके द्वारा एक बार फिर से किया गया इस वीडियो में। हालांकि उनकी हेल्थ फिलहाल अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अपने पॉजिटिव थॉट्स के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो आमतौर पर जाने जाते हैं। लाइफ को कैसे ईजी आप बना सकते हैं। अब ऐसे में चलिए आगे बढ़ रहे हैं पलक। बात होगी श्रीलंका से। श्रीलंका में फिर रुके सकेगा चीन का जासूसी जहाज। ड्रैगन के विरोध के बाद ये बैन हटाया गया है। बड़ी जानकारी है, फरवरी में मालदीव पहुंचा था चीनी जहाज। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। श्रीलंका से श्रीलंका में फिर रुक सकेगा चीन का जासूसी जहाज, क्योंकि ड्रैगन के विरोध के बाद बैन को अब हटा दिया है। फरवरी में मालदीव पहुंचा था ये चीनी जहाज। आगे बढ़ते हुए बात बलूचिस्तान से आ रही खबर की। बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों ने मार गिराया 8 हमलावर। इस पूरे हमले में लगातार गोलीबारी के बाद में कई विस्फोट हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट की, जहां पर एक के बाद एक हमले किए गए। अब इन हमलों में सुरक्षा बलों ने 8 हमलावरों को ढेर कर दिया। वहीं ग्वादर पोर्ट पे आतंकी हमला हुआ। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती की गई है। लगातार गोलीबारी के बाद में कई विस्फोट सुनाई दिए, और देखिए आपको सुनाई भी दे रहे होंगे तस्वीरें भी स्क्रीन पर। तो देखिए फिलहाल भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, और लगातार गोलीबारी के बाद में बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती। सुरक्षा बलों ने कुल मिलाकर 8 हमलावरों को ढेर किया है, और आवाजें सुनी जा सकती हैं। लगातार एक के बाद एक हमले हुए। बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बलूचिस्तान से आपने तस्वीरें देखी, और अब अखबारों में यूपी के सेगमेंट की बात करें। उत्तर प्रदेश में देखिए खबर ये है कि 2 लाख से ज़्यादा लाइसेंसी असलहे जमा, 13 करोड़ 15 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। 271 लाइसेंस जब्त किए गए। 3,391 लाइसेंस निरस्त भी किए जा चुके हैं। अमर उजाला में फिलहाल इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जहाँ पर जानकारी होती है। फिलहाल इसी जानकारी के बारे में आपको बता दें कि 2 लाख से ज़्यादा लाइसेंसी असले जमा किए गए, और ये भी आपको बता दें 271 लाइसेंस फिलहाल जब्त की गई। इसी बाबत लगातार हम देख रहे हैं कि छानबीन की जा रही है अलग अलग इलाकों की, और ताकि चुनाव चूँकि बहुत नज़दीक है, और चुनाव से पहले हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और यूपीएससीएफ लगातार एक्शन मोड में इस वक्त नज़र आ रही है, और ताकि किसी भी तरह का कोई भी मामला सामने ना आए। और इसी लिहाज से फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि एक बड़ी मात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हथियारों का जो ज़खीरा है वो बरामद किया गया है। 3,391 लाइसेंस निरस्त भी की जा चुकी है इसी बीच। और सबसे बड़ी बात कि 13 करोड़ 15 लाख रुपए आपको बता दें इसी बीच जब्त किए गए। 271 लाइसेंस भी फिलहाल जब्त किए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी इलेक्शन कमीशन की, और देखिए आप लगातार देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की निगाहें अब हैं। चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, और इस बीच जो भी इसका उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ में एक्शन की भी तैयारी है। और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स की ओर से ये बात स्पष्ट तौर पर कही भी गई थी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा कोई ना करे। आगे बढ़ते हुए बात होगी प्रतिभा सिंह की। चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। जानकारी ये है कि लोकसभा चुनाव से दूरी बनाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उनका नाम भी जुड़ चुका है। इससे पहले अशोक गहलोत की बात हो, दिग्विजय सिंह की बात हो, सचिन पायलट की बात हो, कमलनाथ जैसे जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। देखिए जरा फर्क समझिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कई सांसद, मिनिस्टर्स जो हैं वो इस बार लोकसभा के चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी ने उनका नाम पहली सूची में ही जारी कर दिया था। उसके बाद फिर दूसरी सूची में भी नाम आया। अब कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के नेता परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस जहां ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, बीजेपी इसीलिए जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी की हालत खराब है। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी है कि कांग्रेस के दिग्गज, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, और ये खासतौर पर उन राज्यों की भी बात कर रहे हैं अब जहां पर इस वक्त मौजूदा सरकार भी कांग्रेस के वहां तक पर नेता लड़ने को तैयार नहीं। देखिए हिमाचल की बात करें तो मंडी लोकसभा सीट से हर बार प्रतिभा सिंह की जीत होती है, लेकिन राम स्वरूप शर्मा की जीत पिछली बार हुई थी, लेकिन
क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया और उनकी फिलहाल आपको बता दें अभी वो सीट खाली है। लेकिन ये भी खबर मिल रही थी कि मंडी से एक तरफ जहां कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से कल की गई और प्रतिभा सिंह ने खुद ये कहा क्योंकि 6 जो विधायक हैं वो निलंबित हो चुके हैं और ऑलरेडी इस वक्त प्रदेश सरकार खतरे में है, इसी वजह से मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी और विशेषकर ध्यान दूंगी राज्य पर। तो ये बात प्रतिभा सिंह ने फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कही थी। पलक, चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी की शिकायत की है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, शक्ति और ईवीएम वाले स्टेटमेंट पर आपत्ति जताई है। आपको याद होगा इस पूरे बयान पर कैसे राजनीति गरमाई। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी साउथ के दौरे पर थे, प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति वाले बयान को लेकर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं वो खुद खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शक्ति अम्माओं को सम्मानित किया था। तो इस पूरे मामले पर राजनीति तो जमकर गरमा रही थी और इसी बीच अब बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से कर दी है राहुल गांधी की शिकायत। लोकसभा चुनाव से पहले अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आने लगी हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। शक्ति और ईवीएम दोनों ही स्टेटमेंट पर अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही। दरअसल कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने की है लोकसभा टिकट काटने की मांग और ऐसे में पीसीसी चीफ दीपक बैज को एक पत्र लिखा गया है। स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग उठाई गई है, जिसकी वजह से अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके, तीव्रता बताई जा रही 3.6 रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता मापी गई है। महाराष्ट्र के हिंगोली से खबर मिल रही है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई, लेकिन भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और ये जानकारी मिल रही कि लगातार 2 झटके महसूस किए गए हैं महाराष्ट्र के हिंगोली में और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई 3.6, यानी कि 3.6 तीव्रता से भूकंप फिलहाल आया। लेकिन अभी तक की जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक किसी तरह का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ। ये गनीमत रही और भूकंप के झटके महसूस किए गए महाराष्ट्र में। तो खबर महाराष्ट्र से है जहां पर भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई है। भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लगातार भूकंप के 2 झटके महाराष्ट्र में महसूस किए गए हैं। जो खबर अभी तक मिल रही है, महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई है। जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके महसूस हुए। लगातार भूकंप के 2 झटके महसूस हुए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अखबारों की। और देखिए अखबार में बिहार में आरजेडी के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। सोर्सेज के हवाले से जानकारी है। सारण से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार होंगी। बक्सर से अगर बात करें तो सुधाकर सिंह उम्मीदवार होंगे। महाराजगंज की बात करें रणधीर सिंह उम्मीदवार होंगे। पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट मिल सकता है, जानकारी सोर्सेज के हवाले से। तो देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है। और अगर बात की जाए आरजेडी की तो बिहार में आरजेडी के भी जो उम्मीदवार हैं वो लगभग तय हो चुके हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि आमतौर पर आपने खूब उनको एक्टिव देखा होगा, रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। बक्सर की बात करें सुधाकर सिंह को उम्मीदवार यहाँ से बनाया सकता है। इसके अलावा महाराजगंज का जिक्र हो रहा है। महाराजगंज में रणधीर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। पूर्णिया से भी माना जा रहा है कि बीमा भारती को टिकट मिल सकता है। तो देखिए आरजेडी आप जान रहे हैं कि चुनावी मैदान में यहाँ देखिए इंडिया गठबंधन के तहत में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आरजेडी के खाते में अब जो सीटें हैं उनको लेकर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। माना यह जा रहा है कि जल्द ही आरजेडी के जो अपने उम्मीदवार हैं उनकी सूची को जारी किया जाएगा। बिहार में आरजेडी के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। महाराजगंज की बात हो, चाहे इसके अलावा पूर्णिया की बात हो, बीमा भारती के नाम की बात हो रही है, सारण से चाहे रोहिणी आचार्य की बात हो, तो ये वो चेहरे हैं जो कि माना जा रहा है कि आरजेडी इनको चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस सीसी की बैठक से जुड़ी हुई जानकारी है। सोर्सेज के हवाले से खबर है, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की पुत्री का नाम तय हो गया है। सोर्सेज के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। परिणीति शिंदे का महाराष्ट्र के शोलापुर से नाम हुआ है तय।
गुजरात की 10 सीटों पर भी नाम तय हो गए हैं, महाराष्ट्र की 7 सीटों पर और राजस्थान की 7 से 8 सीटों पर नाम तय माने जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। और अब तीसरी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। कांग्रेस सीसी की बैठक के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की पुत्री हैं परिणीति शिंदे, उनका नाम महाराष्ट्र के शोलापुर से लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा गुजरात की 10 और ऐसी सीट है जिस पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। मंथन पूरा हो चुका है, अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। बात करें महाराष्ट्र की 7 और कांग्रेस की भी लगभग 7 से 8 सीट है जिन पर नाम तय हो गए हैं। और इस बीच अगली खबर, अपना दल खमेरावादी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फूलपुर और मिर्जापुर और साथ साथ में कौशाम्बी में चुनाव लड़े जाएंगे, ये बात कही जा रही है। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया। फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी में चुनाव लड़े जाएंगे। अपना दल खमेरावादी के द्वारा 3 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम का कांग्रेस पर तंज, जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है। क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब चल रही थी तो उस बाबत हमने अलग अलग राज्यों से कई जगहों पर खबरें सुनी कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो छोड़कर दूसरे दल में चले गए। और यही से फिलहाल सीएम ने तंज कसा कांग्रेस पार्टी पर और कहा कि जहां से गुजरी वहां पर लोग पार्टी छोड़ते नजर आए। कांग्रेस में बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं है। तो मुख्यमंत्री फिलहाल ये कहते हुए नजर आए और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता लगातार छोड़ रहे हैं पार्टी को और बाकी दलों को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां से इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, इनकी पार्टी खुद ही टूटती जा रही है और लोग पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता है, जो बड़े बड़े नेता है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। या तो वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अपने बच्चों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इस तरह की खबरें भी लगातार हमने देखी थी अखबारों में और अब फिलहाल मुख्यमंत्री ने भी यही कहा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मंत्री अफसर आमने सामने, निगम मंडलों के प्रभार आईएएस को देने से मंत्री नाराज हैं। प्रहलाद पटेल बोले ये पूरी तरह गलत है। मंत्री में नीतिगत निर्णय मेरा व प्रभार पीएस को। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा नई व्यवस्था से काम पर असर होगा। तो देखिए, एक बदलाव हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। मंत्री और अफसर इस कारण से आमने सामने आ गए। नई व्यवस्थाओं से काम पर असर पड़ेगा। निगम मंडलों का जो प्रभार है वो आईएएस को दे दिया गया है, जिस कारण से मोहन सरकार के जो मंत्री हैं वो खफा हो गए हैं। उनका कहना ये है कि इससे जो काम है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से गलत है। नीतिगत निर्णय मेरा प्रभार पीएस को, ये बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर ये जो मंडलों को लेकर बदलाव हुआ है, उनकी जो जिम्मेदारी है या उनके जो फैसले हैं वो अब आईएएस ऑफिसर्स के हाथ में होंगे और उसी को लेकर ऐतराज़ जताया जा रहा है। और खुद मंत्री इस पर ऐतराज़ जताते हुए कह रहे हैं कि इससे जो काम है वो काफ़ी डिस्टर्ब होंगे, जो जनता के काम है उसमें डिस्टर्बेंस होगी। देखिए, आमतौर पर ये होता रहा है, जब भी आईएएस के पास कमान ज़्यादा चली जाती है, नेताओं की नाराज़गी आमतौर पर होती रही है। वैसे भी आपको याद होगा कि काफ़ी बार ऐसी नाराज़गियाँ सामने आई कि लोगों के काम नहीं हो पाते और उसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। अब जो मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव हुआ, इसके बाद मध्य प्रदेश में भी अधिकारी और जो नेता हैं वो आमने सामने हैं और नाराज़गी सामने आ रही है। और अब आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से मंत्री नागर सिंह ने मोर्चा संभाला है। कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया ने मोर्चा संभाला है। पहली बार सभी 6 आदिवासी सीटें बीजेपी ने जीती और अब धार, खरगोन, रतलाम पर कांग्रेस की नजर है। बीजेपी के सामने है परिणाम को दोहराने की चुनौती। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो मंत्री नागर सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांतिलाल भूरिया मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि पिछली बार सभी 6 आदिवासी सीटें बीजेपी ने जीती थी और कहीं ना कहीं वजह यही है कि अब कांग्रेस की नजर इन तमाम सीटों पर। बात अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल को सता रहा है गिरफ्तारी का डर। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और सीएम ने ईडी समन को दी थी चुनौती। मामले में 22 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ होता है देखने वाली बात। और इससे पहले भी देखिए, लगातार बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को इसी बात पर घेरती हुई नजर आई है कि केजरीवाल को 9 समन जारी किए गए, लेकिन अलग अलग वाहनों के साथ में, कभी गैर कानूनी बताया गया, कभी कुछ और उनके द्वारा कहा गया। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। फिलहाल सीएम ने ईडी के समन को चुनौती दी थी और मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होने वाली है। केजरीवाल की याचिका के ऊपर ईडी से जवाब मांगा गया है।
अगर बात करें महुआ मोइत्रा की अगली खबर आपको बताते हैं, उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, खत्म नहीं हो रही है महुआ मोइत्रा की मुश्किलें, क्योंकि मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अब उनको समन भेज दिया है। 1 अप्रैल तक उनसे फिलहाल जवाब मांगा गया है। 10 अप्रैल को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होने वाली। कैश फॉर क्वेरी केस लगातार गले की फांस बनता जा रहा है महुआ मोइत्रा के लिए। निशिकांत दुबे ने हाल फिलहाल में ही कहा था कि गलत फिलहाल बातें महुआ मोइत्रा की तरफ से जब पलटवार वो करते हुए नजर आई थी तो उन्होंने गलत कहा था। इसी बीच अब फिलहाल यहाँ पर 1 अप्रैल तक उनसे जवाब मांगा गया है, उनको अपना जवाब देना होगा और अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं इलाके की है, जहां पर साजिद का इनकाउंटर, जावेद का हिसाब का ये सवाल उठ रहे हैं। बदायूं हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, फरार आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। डीएम का आदेश, आरोपी साजिद के एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच। देखिए, एक बदायूं से बड़ा ही दर्दनाक मामला सामने आया। बदायूं में मासूमों की गर्दन काटने के बाद छुरे से 8 प्रहार किए गए थे। इस पूरे मामले में साजिद का इनकाउंटर हो चुका है और अब जो दूसरा साथी इसका था जावेद, वो जावेद फरार है। जावेद के लिए टीम्स लगी हुई हैं। 12 साल के आयुष और 6 साल के अहान, हेयर ड्रेसर साजिद और उसके भाई जावेद ने मंगलवार शाम छुरे से पहले आयुष की गर्दन काटी। फिर अहान की निर्दोष बालकों के खून से पूरा फर्श उस दौरान में लाल हो गया था। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। गर्दन काटने के बाद आयुष के सीने, पीठ और हाथ पर भी 6 और अहान पर 2 प्रहार किए। दोनों ही जो बच्चे थे उनके हाथों के गहरे जख्म बयां करते कि जान बचाने के लिए वो जूझते नजर आए, लेकिन साजिद और जावेद के आगे वो बेबस हो गए। बच्चों के लिए जो पिता हैं अब वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिता ने मामला दर्ज कराया और अब साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच होगी, क्योंकि साजिद का एनकाउंटर हो चुका है और उसका भाई जावेद अब भी, उसके साथी जो जावेद था वो अब भी फरार है। एक तरफ जहां माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। बदायूं मामले में अखिलेश यादव अब कह रहे हैं एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिप सकती है, 2 भाइयों की जान चली गई। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, जरा सुनिए। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। और देखिए, इस बीच पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश फिलहाल जोरों शोरों से पुलिस के द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। रेव पार्टी के केस में एल्विश के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। रेव पार्टी के केस में यूट्यूबर एल्विश यादव का दोस्त गिरफ्तार कर लिया गया है। सांपों का जहर सप्लाई करने का यह पूरा मामला है, जिसमें नोएडा पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। मामले में अब 8 आरोपी कुल मिलाकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एल्विश यादव की भी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद कई सारे बड़े खुलासे भी होते हैं एल्विश यादव से संबंधित, उनकी प्रॉपर्टी से संबंधित, उनके पर्सनल चीजों से संबंधित। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, रेव पार्टी के पूरे केस से संबंधित ये मामला। और ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जितेंद्र सिंह की है नामांकन के पहले, क्योंकि कल से ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया जो कि कल से शुरू हो गई, लेकिन उसके पहले बाकायदा भगवान के आशीर्वाद के साथ ये नामांकन की प्रक्रिया को शुरू करते हुए घर में पूजन पाठ करती है और इसके बाद अब नामांकन के लिए जाएंगे जितेंद्र सिंह। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ, पूजन पाठ के साथ दिन की शुरुआत। और इसके बाद क्योंकि नामांकन होना है, नामांकन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। कल से ही जिन जिन राज्यों में पहले चरण में चुनाव होने हैं उनके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अब आज नामांकन करने जाने वाले हैं और उसके पहले भगवान का आशीर्वाद, पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर करते हुए। तो बीजेपी से उम्मीदवार हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आज नामांकन के लिए जाने वाले हैं और उसके पहले भगवान के आशीर्वाद से, पूजा पाठ के साथ दिन की शुरुआत और इसके बाद फिर नामांकन के लिए आज जाएंगे बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने परिवार सहित सुबह पूजा पाठ में जुटे हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज अपना नामांकन करेंगे क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले चरण के लिए, और ऐसे में अपने परिवार सहित वो पूजा पाठ में लीन नजर आ रहे हैं। देखिए, आमतौर पर नेताओं को मंदिर मंदिर जाते, पूजा पाठ करते हुए आपने खूब देखा होगा। जब भी खास मौके आते हैं, यहाँ तक कि जो नेता रहते हैं आमतौर पर अपना नामांकन भी बगैर मुहूर्त निकलवाए नहीं करते।
ऐसे में जितेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना नामांकन करेंगे और देखिए आज उनका नामांकन होगा। पिछली बार की अगर बात करते हैं तो 2019 में जिस लोकसभा सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, अंतर रहा था लगभग 3.5 लाख वोट का और इस बार ये अंतर लगभग 4 लाख पार करेगा। वो लगातार ये दावा करते नजर आ रहे हैं। कभी सबसे पिछड़ा क्षेत्र रही ये लोकसभा सीट प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल में विकसित संसदीय क्षेत्र में हो गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर ये बात भी कही। कठुआ उधमपुर सीट से नामांकन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना नामांकन आज इस सीट से करने जा रहे हैं। और चलिए और अब बात होगी आज कौन कौन से केस हैं जो किन पर सुनवाई आज होने वाली है। सबसे पहले बात पहले केस की चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है। नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक से इनकार कर दिया था। दूसरा मामला है चुनाव से पहले फ्रीबीज के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई संभव है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 7 याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। तीसरा मामला है केरल और केंद्र सरकार के बीच में वित्तीय विवाद का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। चौथा मामला है जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत का मामला, जमानत याचिका पर कड़कड़डुमा कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पांचवा मामला है चिटफंड घोटाले से जुड़ा हुआ, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक रणवीर सिंह खर्ब की अपील पर सुनवाई होगी। राउज रेवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। छठवां मामला है आईटी नियम 2023 के तहत फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित करने से केंद्र को रोकने के लिए कुणाल कामरा एडिटर्स गिल्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। सातवां मामला है टैक्स पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, सुनवाई निर्धारित इसमें की गई है। आठवां मामला है ज्ञान वापी से जुड़ा हुआ, मुख्तार अंसारी को पक्षकार बनाया जाए या नहीं, कोर्ट आज ये फैसला कर सकता है। नौवां मामला है आजम खान और उनके करीबियों से जुड़ा हुआ, जिसमें आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। रामपुर कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है।